Welcome to my YouTube channel. If you have gone through my last videos of drainage, so on that basically I have covered some topic. So in this topic we are going to cover the entire chapter. So that means ड्रेनेज के दो जो पूरा चैप्टर है आपको दो वीडियो में पूरी ख़त्म हो जाएगी. अगर आपने पहला जो है पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो ऊपर में आई बटन क्लिक करके. तो आप पहला पार्ट देख लो ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएगी. तो चलो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे. तो लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं. हम लोगों ने जो है अलग अलग रिवर की बात किया था, स्पेशली हिमालयन रिवर की बात की थी. आज हम लोग पेनिसुलर रिवर की बात करते हैं. तो पेनिसुलर रिवर में नर्मदा हो गए, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे रिवर की बात करेंगे. एज वेल एज वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट लेक्स, रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमिक और रिवर पॉल्यूशन पे हम अपना चैप्टर ख़त्म कर देंगे. तो जैसे पहले ही मैंने, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आप वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, लेकिन फिर भी चलो टॉपिक नई है इस यहाँ पे, तो हो सकता है अगर आपको याद नहीं होगी तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि देखो होते क्या है ना कि हिमालयन रिवर ऐसे रिवर होते हैं. अगर वी नीड टू डिफाइन कि व्हाट इज़ हिमालयन रिवर, तो ऐसे रिवर होते हैं जो सालों भर फ्लो करते हैं. तो कुछ ऐसे रिवर होंगे जो सालों भर नहीं फ्लो करेंगे, दैट आर पेनिनसुलर रिवर. तो मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट. ये कहाँ कहाँ पे फ्लो होते हैं इसको आगे हम लोग देखेंगे भी. तो इनकी बात करें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे जो रिवर हैं ईस्ट वार्ड्स में हैं. मतलब अगर इंडिया की डायरेक्शन ऐसा मान के चलो आप, तो ईस्ट वेस्ट, इसको आगे हम डिटेल में और बात करेंगे. तो कुछ रिवर होगी जो इस ऐसे फ्लो करेगी, कुछ रिवर जो होगी ऐसे फ्लो करेगी. इसका मतलब अगर समझने की कोशिश करोगे आप तो मतलब कुछ रिवर ऐसे होंगे जो बे ऑफ बंगाल की ओर जाएगी और कुछ रिवर ऐसे जो होंगे जो ड्रेन करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे क्या है बताओ, अरेबियन सी. ठीक है. तो ये हो गया ईस्टर्न साइड एंड ये हो गए वेस्टर्न साइड. ठीक है. तो ईस्टर्न से में की अगर बात करें तो कौन कौन से हैं, ज़्यादातर जो रिवर होते हैं वो ईस्ट वर्ड्स होते हैं. मतलब ज़्यादातर जो रिवर होंगे वो बे ऑफ बंगाल की ओर जाएंगे, लेकिन जो कुछ रिवर होंगे वो अरेबियन सी की ओर भी जाएंगे. अब ये जो रिवर होते हैं इस पे अभी हम लोग अगले स्लाइड में और डिटेल से बात करते हैं. तो जब ये माउथ, मतलब माउथ आई थिंक समझ में आता होगा, जो रिवर का एंड होता है, मतलब ये नॉर्मल एक रिवर होते हैं और जब एक ओशन से जाके ये मिल जाती है तो ये जो पार्ट होता है ये इसका माउथ कहलाता है. ठीक है. तो ये जो माउथ होते हैं तो यहाँ पे डेल्टा बनाते हैं. ठीक है. अब जैसे नर्मदा एंड जो तापी है ना, ये जो है वेस्ट की ओर फ्लो करती है, जैसे अभी मैंने दिखाया था. तो नर्मदा एंड जो तापी है, ये जो अरेबियन सी की हम लोगों ने बात की थी, उस साइड में आते हैं, मतलब वेस्टर्न साइड में से आते हैं. और ये जो है एस्चुरीज़ का फॉर्मेशन करते हैं. अब एस्चुरीज़ क्या है, एक टर्म हमने यहाँ पे यूज़ किया, डेल्टा क्या है, अगले स्लाइड में इसकी हम बात करेंगे. तो ये जो ड्रेनेज बेसिन्स होते हैं पेनिनसुलर रिवर का, कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं. इसका मतलब क्या होगा कि जो ये रिवर के फ्लो होते हैं, जैसे ये जो रिवर का एरिया जो होगा ये कम होगा. क्यों? क्योंकि इसके जो सोर्स ऑफ वाटर है ना, जहाँ से ये रिवर चल रही है, वो क्या कहेंगे कि वो सोर्स जो है वो कम है. तो जितना कम एनर्जी है उसके पास, उतने कम फ्लो के साथ वो फ्लो करेगा. और अगर ये सोर्स, जैसे हिमालयन रिवर में क्या होता है ना कि ये जो सोर्स जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है, चूँकि वो हिली एरिया से ओरिजिनेट होते हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा पानी है. तो ये पानी को लेके अपने साथ कैरी जो कर रही है, तो ये बहुत ज़्यादा वाटर इनके पास है. तो इनके जो कोर्स वो एरिया कहेंगे या कोर्स करेंगे या ड्रेनेज बेसिन्स आप बोलो, तो ये क्या होते हैं, ये बड़े होते हैं और पेनिनसुलर वाले छोटे होंगे. अब हम बात करते हैं डेल्टा और एस्चुरीज़ की. तो आप इसको आसानी से देख सकते हो कि एक कोई भी लैंड है, ये इसके बीच में एक रिवर आई और ये रिवर जब आई तो अब इसने क्या किया, यहाँ पे जो है कुछ लैंड ऐसा होगा जिसको छोड़ के जो है ये फ़्लो किया, मतलब कुछ लैंड का फॉर्मेशन कर दिया इसने, या लैंड के बीच में से कट होके ये फ़्लो हो गई. तो जो एरिया रिमेनिंग हुआ ये डेल्टा हुआ. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिवर आ रही है और डायरेक्ट जो है ये ओशन है, ये ओशन में मर्ज कर जा रही है. तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी फॉर्मेशन ये नहीं कर पाई, तो ये हो गया एस्चुरीज़. तो अगर ये तो चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी. अब टेक्निकल टर्म की अगर बात करें तो देखो, ट्रायंगुलर डिपॉजिट मेड बाय द रिवर एट द माउथ फ्रॉम डेल्टा, ये जो शेप बना दी है ना. और यहाँ पे क्या होता है, शार्प एज माउथ ऑफ रिवर डिपॉजिट डिवॉइड ऑफ एनी डिपॉजिट इज नॉन एज एस्चुरी.
ठीक है। डेल्टा फॉर्म इन द रीजन्स ऑफ लो टाइड्स एंड कोस्टल प्लेन्स, जहाँ पे लो टाइड्स होंगे वहाँ पे इनका फॉर्मेशन होगा, और जहाँ पे हाई टाइड्स होते हैं एंड रीजन ऑफ हाई टाइड्स एंड रिफ्ट वैलीज विटनेस एस्चुरीज। तो जहाँ पे रिफ्ट मतलब हाई टाइड्स आते हैं या रिफ्ट वैलीज होते हैं वहाँ पे एस्चुरीज का फॉर्मेशन होता है। डेल्टा जो होते हैं ये फर्टाइल होते हैं, चूँकि देखो नदी के किनारे बन रही है, तो नदी जब जो भी अपने साथ सिल्ट कैरी करके ला रही है वो क्या करेगी, वो डेल्टा को दे देगी, तो डेल्टा फर्टाइल हो जाता है। जबकि एस्चुरीज तो कुछ है ही नहीं, तो इसको फर्टाइल की बात ही नहीं होगी। तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, ये जो है मेजर जो रिवर है, मतलब जितने जो है बे ऑफ बंगाल में जा रहे हैं वो अपने साथ डेल्टा का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और जो वेस्ट की ओर जाते हैं, वेस्ट की ओर जाते हैं, रिवर याद करो मैंने बताया है। तो जो रिवर वेस्ट की ओर फ्लो करते हैं, मतलब बे ऑफ बंगाल में नहीं, ये अरेबियन सी में जो रिवर डाउन करेंगे वो क्या करेंगे, वो एस्चुरीज का फॉर्मेशन करेंगे। समझ में आया? ठीक है। अब देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन एस्चुरी इज़ वेरी हाई। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी एस्चुरी हाई होगा कैसे कि यहाँ पे क्या होगा, फिशिंग ज़्यादा बड़ा होगा, इसके एरिया ज़्यादा मिल जाएगा तो फिशिंग ज़्यादा अच्छा होगा, और ये बर्ड सेंचुरी के लिए भी अच्छा जगह होता है ये एस्चुरीज़। और क्या फ़ायदा होते हैं, कमर्शियल वैल्यूज़ होता है, द रिसोर्स प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर टूरिज्म, चूँकि एक अच्छा व्यूज़ आता है तो टूरिज्म के लिए एक अच्छा कर सकते हो। ये थोड़े दलदल वाले एरिया बन जाते हैं तो टूरिस्ट उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे। और द प्रोटेक्टेड कोस्टल वाटर ऑफ एस्चुरीज ऑल्सो सपोर्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विंग एज हार्बर एंड पोर्ट्स। तो यहाँ पे जो है ये मतलब प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर सकते हो, इफेक्ट नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा लोग जो है यहाँ पे शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशंस के लिए इसको प्रीफर किया जाता है। अब हम बात करते हैं पेनिसुलर ड्रेनेज की। तो पेनिसुलर ड्रेनेज हम लोगों ने पहले वीडियो में बात किया है, फिर जस्ट एकदम क्विक से रिकैप कर लेते हैं कि पेनिसुलर रिवर्स आर मेनली सीजनल एंड फ्लो ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सीजनल होते हैं चूँकि इनके सोर्स ही नहीं है, जैसे हिमालयन रिवर क्या होंगे ना, ये पहाड़ से उतर रहे हैं तो इनको सालों भर यहाँ पानी है, पेनिसुलर में सालों भर पानी नहीं मिलेगा, तो ये क्या होंगे, जब बारिश होगी तो इनमें वाटर होगा, जब बारिश नहीं होगी तो वाटर नहीं होगा। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन द पेनिसुलर रीजन्स हैव रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर। कॉमन सी चीज़ है, जब ड्राई सीजन आएंगे, जब बरसात खत्म हो जाएगी तो यहाँ पे पानी खत्म हो जाएगा। सैलोअर एंड शॉर्टर कोर्सेज होंगे, मतलब ये जो नदियाँ होगी ये पतली होगी, जैसे हिमालयन रिवर इतने ब्रॉड हो सकते हैं, मतलब एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, और पेनिसुलर क्या होंगे, दुबले पतले नज़र आएंगे, ठीक है ना। और ये जो है वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट होते हैं और ज़्यादातर जो है बे ऑफ बंगाल में जाते हैं, बट कुछ रिवर हैं जो अरेबियन सी में भी जाते हैं, उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे आपको पहले भी पढ़ाया है, ये वही चीज़ रिपीट करने के लिए है कि टाइप्स ऑफ ड्रेनेज, इसका डिफरेंस आप ध्यान रखना, हिमालय एंड पेनिसुलर। इफ़ यू आर क्लास 9 और क्लास 11 स्टूडेंट, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ हिमालयन ड्रेनेज, व्हाट इज़ पेनिसुलर ड्रेनेज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने पहले ही जो आपको जो ड्रेनेज के टॉपिक है वहाँ पे इसको क्लियर किया है। अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करते हैं, तो नर्मदा एंड तापी है। एकदम मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। देखो ये ऐसे ही सिर्फ दो ही नदियाँ नहीं है, अगर साबरमती की बात करें वो भी वेस्ट फ्लोइंग है, या और भी छोटी छोटी नदियाँ हैं, लूनी है आई थिंक। तो इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं मेजर रिवर की, ठीक है ना। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात कर रहे हैं, तो नर्मदा एंड तापी दो रिवर हैं जो वेस्ट की ओर फ्लो होते हैं। बाद बाकी जो आपको पढ़ना है ये 4 ईस्ट के पढ़ने हैं, ये भी 4 मेजर हैं, और भी रिवर हैं बट आपको मेजर रिवर पढ़ना है। तो चलो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा है नर्मदा बेसिन। ये आप देख सकते हो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जाके यहाँ जा रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर की। तो सबसे पहले नर्मदा इज़ द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अमरकंटक से। तो अमरकंटक कहाँ है, इसको ध्यान रखोगे, एमपी में है। और ये कहाँ जाता है, एस्चुरी बनाता है गल्फ ऑफ खंभात में। इस जगह पे गल्फ ऑफ खंभात है, 1310 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर करता है ये। और नर्मदा फ्लोज वेस्ट वर्ड्स थ्रू है रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली आई थिंक ये वर्ड बार बार आ रहा है, अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि रिफ्ट वैली होते क्या है। आई थिंक आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, कि जो लैंडफॉर्म बनते हैं उसमें 3 तरीके का फोर्स काम करता है। एक होता है कन्वर्जेंट, एक होता है डाइवर्जेंट, और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे काम करते हैं देखो, कन्वर्जन कहता है कि 2 तरीके के जो प्लेट जब आपस में टकराते हैं तो कन्वर्जन होता है, ठीक है। डाइवर्जेंट कहता है कि जब 2 प्लेट एक दूसरे से खींचे जाते हैं तो ये डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से रगड़ खाते हैं, कह सकते हो, एक दूसरे से क्रॉस जाते हैं, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन।
अब होता क्या है कि देखो डाइवर्जेंट जब होता है मतलब जब एक दूसरे से माउंटेन खींचे जाते हैं, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब दो प्लेट एक दूसरे से खींचे रहे हैं, अब देखो इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें, मान लो एक प्लेट ऐसा है, एक प्लेट ऐसा है, एक दूसरे से दूर खींचे जा रहे हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो होते हैं एक फॉर्म, यहाँ पे वैलीज, मतलब मान लो ऐसे ये दोनों प्लेट साथ में थे, अब दोनों किसी कारण से जो है खींचे गए, तो क्या हो सकते हैं कि एक ऐसे जो हो गए, एक ऐसे जगह का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें बनती है, एक ये जो ऊंची वाली जगह हो गई इसको बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन, और ये जो बीच वाली जगह हो गई इसको बोलेंगे रिफ्ट वैली। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जब दो माउंटेन ऐसे मान के चलो एक दूसरे को ऑपोजिट जा रहे हैं, या दो प्लेट्स जो हैं एक दूसरे से दूर खींचे जा रहे हैं, तो ये वाली जगह जो बने ये हो गए रिफ्ट वैलीज, और ये ऊंचे वाले जगह हो गए ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। ये आपको फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में पढ़ना भी है। अब ये देखो रिवर स्लोप क्या करती है, जबलपुर के आसपास में जो है स्पेशल वाटरफॉल में जो है जॉर्ज का फॉर्मेशन करती है। ये बस इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दिया कि ये एक मार्बल रॉक का भी फॉर्मेशन करती है। एनसीईआरटी क्लास 9 में अगर आपने देखा होगा तो ये वर्ड है कि यहाँ पे सिंस द जॉर्ज इज़ कम्पोज ऑफ मार्बल इट इज़ पॉपुलरली नोन एज मार्बल रॉक्स। ये बहुत खूबसूरत एक व्यू भी बनाते हैं, यहाँ पे लोग देखने के लिए आते हैं। इट मेक्स 2 वाटरफॉल ऑफ 12 एट मंदार एंड दादी न्यू महेश्वर द रिवर अगेन डिसेंड इन अनदर स्मॉल फॉल। तो ये जो टोटल है इसके एरियाज़ हैं, कहाँ कहाँ से ये फॉल कर रही है, कैसे ये मूव कर रही है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको अब डिटेल नहीं पढ़नी है। अगली रिवर जो है ये तापी या ताप्ती, दोनों सेम ही नाम है। अब जैसे भी लिखो, तापी लिखो या ताप्ती लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी ओरिजिन कहाँ होती है, इसकी ओरिजिन देखो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा रेंज में। ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश में है, यहाँ से आप देख सकते हो, ये भी इधर की ओर बढ़ रही है। तो रिफ्ट वैलीज़ का भी फॉर्मेशन करती है, और उसी के ये नर्मदा की पैरेलल ही जाती है, ये आप देख सकते हो इस तरह से, और नर्मदा ऐसे चल रही है, तो इसके पैरेलल ही जाती है, बट इसके डिस्टेंस कम है, चूँकि नर्मदा जो है थोड़े से आप देख सकते हो इधर आगे से है, और ये छोटे से डिस्टेंस में करती है। स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में जाती है। ये हिली रीजन्स को भी कवर करती है, थोड़े से फॉरेस्ट को करती है, और जिस एरिया में जाएगी ऑब्वियस रिवर जहाँ जा रही है तो वो एरिया को कल्टिवेशन के लिए बेहतर सुटेबल करेगी। तो वेल डिफाइंड फिजिकल रीजन है, जैसे कि हिली रीजन्स, और प्लेन में हिली रीजन्स में सतपुड़ा, महादेव, अजंता, ये सारे एरिया कवर कर रही है। और प्लेन एरिया में खानदेश एरिया। ठीक है, खानदेश क्या है, एक रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया विच फॉर्म्स इन द नॉर्थ वेस्ट पोर्शन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट में। ठीक है ना, तो ये कल्टिवेशंस के लिए खास करके उपयोगी है। देखो अगर आप क्लास 9 में हो तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको पॉइंट ध्यान नहीं रखना है। क्लास 9 में कहाँ से ये रेस कर रही है, ठीक है, फ्लोज अगर आप याद कर सकते हो बेहतर है, और किस किस स्टेट को कवर कर रही है, दैट इज़ वेरी इनफ। 11 के लिए भी 1-2 पॉइंट अगर आप ऐड कर सकते हो तो ठीक है, काफ़ी है। तो हमारे वेस्ट रिवर के जो बात थे, वेस्ट फ्लोइंग रिवर की ख़त्म हो गई। अब हम लोग बात करते हैं ये जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर की, मतलब बे ऑफ बंगाल की। तो गोदावरी जो है लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ पेनिसुलर इंडिया एंड इज़ रिवर्ड एज दक्षिण गंगा। इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं क्योंकि ये जो है साउथ के और बढ़ने वाली सबसे बड़ी नदी में से है। गोदावरी जो है किस किस स्टेट में जाती है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ मध्य प्रदेश के छोटे से पार्ट में। ठीक है ना, कर्नाटका एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी देख सकते हो। टोटल एरिया 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है। तो स्टेट ही आप समझ लो, तो लगभग 6 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरीज में ये कवर करती है। ये ओरिजिन इसका कहाँ है, फ्रॉम त्रिम्बकेश्वर इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, 80 किलोमीटर फ्रॉम द अरेबियन सी। तो आप देख सकते हो अरेबियन सी के एकदम से सामने से ये ओरिजिन हो रही है ना, एकदम सामने नहीं, मतलब 80 किलोमीटर के डिस्टेंस में से ओरिजिन हो रही है, मतलब कह सकते हो नज़दीक में ही है। और ये बे ऑफ बंगाल में जब गिरती है तब इसकी डिस्टेंस 1465 किलोमीटर हो जाती है, तो काफ़ी लंबी एक डिस्टेंस है। गोदावरी का जो बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ट्रिब्यूटरीज आई थिंक फेमिलियर होगा कि ये नदी है, छोटी छोटी नदियाँ जो आके इसमें मिल रही है, दिस आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। तो बहुत सारी नदियाँ हैं जैसे कि पूर्णा है, वर्धा है, प्रणिता है, मंजारा है, और भी छोटे छोटे रिवर हैं। नेक्स्ट जो रिवर बात करते हैं, महानदी। महानदी कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में से है, उड़ीसा में
पहुंचती है और बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाती है। तो आप इसको देख सकते हो, ये जो फ्लो है इसके भी आपको जो छोटी छोटी नदियाँ इसके ट्रिब्यूटरीज मिलेंगे। इस रिवर की लेंथ अच्छी है, 860 किलोमीटर है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के थ्रू फ्लो करती है। और संबलपुर में जो है यहाँ पे एक डैम बनाए गए हैं जो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स है, दैट इज़ कॉल्ड हीराकुंड डैम। ये आपको ऐसे भी याद रखनी चाहिए। और जो है लगभग यहाँ पे एक ऑन द रिवर हैज़ फॉर्म्ड अ मैन मेड लेक 35। देखो अब एक रिवर है तो यहाँ पे एक डैम का कंस्ट्रक्शन हो गया, तो डैम हो गए तो क्या हो गया, इस साइड में लेक का फॉर्मेशन हो गया। तो ये लेक जो है लगभग 55 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, 55 किलोमीटर तक का लेक हो जा रहा था। एक बहुत बड़ा मैन मेड कह सकते हो कि लेक ये है। और इट इंटर द उड़ीसा कटक में करती है और बे ऑफ बंगाल में जाती है, और पुरी में ये इसका माउथ है, मतलब पुरी के आसपास में जो बे ऑफ बंगाल में मर्ज कर जाती है। पुरी, आई थिंक यू आर फेमिलियर, जगन्नाथपुरी वन ऑफ द फेमस पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ हिंदूज। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कृष्णा बेसिन की। तो कृष्णा इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। तो कृष्णा आप देख सकते हो कि लगभग जो गोदावरी से अगर कंपेयर करें लगभग जो है उसी के आसपास नज़र आते हैं। तो स्टेट की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका में जो है लगभग 2.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया कवर करती है। और कृष्णा जो है वेस्टर्न घाट्स में जोर विलेज ऑफ सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में 1337 मीटर महाबलेश्वर के अल्टीट्यूड से वो ओरिजिन करती है, बे ऑफ बंगाल में मर्ज कर जाती है। अब बात करते हैं कावेरी की। कावेरी स्पेलिंग 2 है, दोनों सेम है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने कौन कौन से रिवर की बात कर ली, हम लोगों ने महानदी की बात की, हम लोगों ने गोदावरी बात कर ली, हम लोगों ने कृष्णा बात किया। अब जो है हम लोग बात करेंगे कावेरी की। तो देखो टोटल रिवर इधर हम लोगों ने बात किया था, एक नर्मदा, एक ताप्ती और 4 रिवर इस डायरेक्शन में है। आप ऐसे भी जो अगर आप मैप बना रहे हो तो ध्यान रखना कि आप जो है सीधे से इसको अगर एरो कर दोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि कौन से रिवर किधर जा रहे हैं। तो ये 2 रिवर है, नर्मदा एंड तापी या ताप्ती, जो आपको जो है जो आपको अरेबियन सी में जा रहे हैं। बाकी ये जो 4 रिवर हैं ये जो है बे ऑफ बंगाल में जा रहे हैं। तो आपको मैपिंग पॉइंट के जो पार्ट हैं वो आसान हो जाएंगे। टोटल 6 रिवर पढ़ना है क्लास 9 में, तो आपका काम बहुत आसान होगा। कावेरी जो आप देख सकते हो यहाँ पे कर्नाटका में ओरिजिन कर रहा है, और रिवर के जो है टोटल 800 किलोमीटर की डिस्टेंस है। कौन से स्टेट कवर करती है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुडुचेरी। ठीक है, लगभग 81,000 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत बड़ा एरिया है। और इसमें एक फैक्ट देख लो, रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नोन एज शिवा समुद्रम। द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल्स इज सपोर्टेड टू मैसूर, बैंगलोर एंड द कोलार गोल्ड फील्ड। नाम सुने होंगे KGF। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाती है ये इन सारी जगहों पे यूज़ होते हैं। तो हम लोगों ने जो रिवर का पार्ट था वो ख़त्म किया। अब हम लोग बात कर रहे हैं लेक्स का, और लेक्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या तो लेक्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, लेक्स के क्या फ़ीचर हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो लेक्स होते क्या हैं कि आई थिंक आपको पता होगा कि एक जो टोटल सपोज ये एरिया है कोई भी, तो एक जो एक बड़े से एरिया में, मतलब छोटे से एरिया में हो जाएगा पॉन्ड, तो बड़े से एरिया में जब वाटर का स्टोरेज किया जा गया तो ये हो गए लेक। ये मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचर मेड भी हो गए, है ना। तो इंडिया में बहुत सारे लेक हैं। अब साइज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हो गया कि कुछ लेक ऐसे होंगे जिसमें मीठे पानी के होगी और कुछ लेक ऐसे होंगे जिसमें खारा पानी होगा, ठीक है ना। तो देखो कुछ सम ऑफ द लेक्स आर द रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स वाइल अदर हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय विंड और द रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे मैंने कहा कि कुछ ग्लेशियर का फॉर्मेशन होगा कि बर्फ़ के पिघलने से हुआ है, कुछ का ऐसा फॉर्मेशन होगा कि नदी ने बना दिया है या कुछ इंसानों ने बना दिया है, ठीक है। जैसे क्या हो, कैसे होंगे कि एक रिवर है, इस रिवर के ऊपर डैम बना दिया तो पानी तो जमा हो गया ना एक बड़े एरिया में, तो ये जो हो गया एक डैम का फॉर्म में काम किया। तो जैसे देखो चिल्का लेक, पुलिकेट लेक, ये सारे कुछ और एग्जाम्पल हैं। फ्रेश वाटर लेक्स हिमालयन रीजन में मिलेंगे, ये सब क्या होंगे ग्लेशियर से पिघले हुए हैं। उलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो उलर झील आपने नाम सुना होगा, ये इंडिया के सबसे बड़े झील में है। डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बारापानी और सब इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक हैं। चलो कुछ नाम दे दिया गया है, नाम पढ़ लेना आप। नेचुरल लेक्स क्या होते हैं, अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स डैमिंग ऑफ रिवर्स फॉर द जनरेशन। जैसे मैंने कहा कि कोई भी रिवर होगी उस पर जब डैम बना देंगे तो यहाँ पे क्या होते हैं लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जैसे गुरु गोविंद सागर या भाखड़ा नंगल डैम, इस पे क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। लेक का क्या फ़ायदा होते हैं
कि ह्यूमन के लिए कह सकते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लेक का। कैसे, इसको आगे स्लाइड में और थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। लेक्स का ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल लेक्स प्रिवेंट फ्लडिंग। अब आपको लगता होगा लेक्स फ्लडिंग को कैसे बचाएंगे, तो मान लो इस एक बड़े से एरिया में कवर कर रहा था तो इस एरिया में डैम हमने बना दिया, तो अब क्या होगा, जो अचानक से बारिश इस एरिया में गांव थे या इस एरिया के आसपास में कोई गांव थे, तो ये बारिश पहुंचती, ये डिस्ट्रक्ट करता, तो क्या हो गया कि यहाँ पे जो पूरे वाटर के स्टोर हमने कर लिया, तो देयर इज़ अ लेस चांस कि बाढ़ आएंगे। लेकिन इसका लॉस भी हो सकता है कि कभी बहुत ज़्यादा अगर बारिश होगी तो फ्लड गेट इसका खोलना पड़ता है, तो ये सब गांव जो होते हैं वो जनरली डूब सकते हैं, तो ये खतरा भी है। लेक्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी किया जा सकता है, एक्वेटिक सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है। लेक्स में बहुत सारे लोग जो है, जैसे जब वो बोटिंग करने जाते हैं तो इसका फ़ायदा होता है टूरिज़्म में। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जैसे इनलैंड सेल्ट वाटर आर मेनली फाउंड इन राजस्थान, संबर लेक सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए भी होता है, तो फिशिंग के लिए भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं रिवर्स के इकोनॉमी में क्या रोल होता है। तो देखो, इकोनॉमी में जो है ह्यूमन हिस्ट्री अगर आप याद करोगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पढ़ते हो आप, क्योंकि इंडस रिवर था, उसी के बगल में तो जो है सिविलाइजेशन हुई। तो क्यों हुए, क्योंकि देखो इंसान की जो बेसिक चीज़ें हैं वो नदी से पूरी होगी। क्या क्या उस समय में लोगों को पीने के लिए पानी जो चाहिए था वो तो कोई वो टैप से या कह सकते हो बोरिंग से तो नहीं मिल रहे थे, वो तो उनको नेचर पे डिपेंड करना पड़ता था। रिवर जो था बेस्ट मीडियम। नेक्स्ट जो था, रिवर में देखो जानवर भी उधर से आ जाएंगे पानी पीने के लिए, तो उनके लिए हंटिंग करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि रिवर्स में फिशिंग भी वो कर लेंगे, रिवर से छोटे मोटे जो जगह एक जगह से दूसरे जगह वो ट्रांसपोर्टेशन भी कर लेंगे। इसलिए जितनी भी सिविलाइजेशन आप देखोगे एनिशियन टाइम में, वो गांव जितने भी सिविलाइजेशन है वो नदी के बगल में ही है। तो वाटर फ्रॉम द रिवर इज़ बेसिक। तो ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें हैं ही जिस पर हम लोगों ने बात किया। रिवर्स जो है इरिगेशन के लिए भी प्रोवाइड करेगा पानी, फैसिलिटी फॉर नेविगेशन एक जगह से दूसरी जगह के लिए, वॉशिंग, कुकिंग, ड्रिंकिंग सारा काम करेगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज़ होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि पहले के समय में भी जो है लोग नदियों के बगल में रहेंगे, इसलिए अगर आप बिहार में पटना देखोगे, पटना में पॉपुलेशन ज़्यादा है, या बिहार में जितनी भी गंगा नदी के आप किनारे देख लो, बिहार का क्या, गंगा नदी का फ़्लो ही आप पूरा देखो कि जहाँ पे भी गंगा नदी फ़्लो कर रही है वहाँ पे आसपास में ज़्यादा पॉपुलेशन है। कारण क्या है कि गंगा नदी के बगल में उपजाऊ मिट्टी है, तो उपजाऊ मिट्टी है तो लोग खेती करेंगे, तो नदियों के किनारे बस गए। और नदियाँ क्या करती है कि क्लाइमेट को भी बेहतर करती है और फिशरीज़ को भी प्रमोट करती है। अब रिवर जब है तो रिवर पॉल्यूशन भी है, इंसानों ने कोई जगह नहीं छोड़ा तो रिवर को कैसे छोड़ते। तो इससे क्या हो, कैसे ये पॉल्यूशन हो रहा है, डोमेस्टिक, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर, ये सारे क्या कर रहे हैं, वाटर को देख सकते हो आप ये पिक्चर में क्या कर रहे हैं, मतलब फैक्ट्रियों में से कचरा बहा रहे हैं, फैक्ट्रियों में से कचरा नदियों में बहा रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट है कि नदियाँ मैली हो रही है। ये भी एक देखो रिवर किस तरह से हाल कर दिया है। और इस डिमांड के कारण क्या हो रहा है, मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर्स, क्वालिटी ख़राब हो रही है, अच्छे पानी जो हैं वो निकाले जा रहे हैं, नदियों के बालू जो है निकाला जा रहा है, तो नदियाँ जो है फ्लो ख़राब हो रही है। ड्यू टू अवर यूज़ ऑफ रिवर वाटर एक्वेटिक लाइफ इज़ अफेक्टेड। तो डेफिनेटली जब पानी हम लोग गंदा करेंगे तो मछलियाँ तो वहाँ पे या जो भी एक्वेटिक लाइफ है वो अच्छी रहेगी नहीं। हैवी लोड्स ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, जैसे इसमें कहा है कि अगर इसी को फ़िल्टर करके मान लो यहाँ पे बाहर जाए तो कम से कम पानी का तो जान बचे, पानी को भी नहीं छोड़ा है, तो इससे जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहे हैं। अब कंजर्वेशन कितना ज़रूरी है तो आप समझ सकते हो कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले रिवर को क्लीन करने के लिए कंजर्वेशन तो ज़रूरी है, तो गवर्नमेंट भी जो गंगा एक्शन प्लान लाई है, गंगा को साफ़ करने के लिए कोशिश तो हुई है, कम से कम गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है, कहीं साफ़ हुए हैं कहीं नहीं हुए हैं। अलग अलग जगह गवर्नमेंट क्या कर रही है कि न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी अवेयरनेस ये सारे प्रोग्राम चला रही है, ताकि जो है लोगों को समझ में। आप जैसे अगर आप कहीं जाते हो, जनरली हम लोग कहीं जाते हैं, कोई तीर्थ स्थल जाते हैं या कहीं घूमने के लिए जाते हैं या नदियों में, चलो आपके घर के बगल में, तो हमने क्या किया, साबुन का रैपर वहीं फेंक दिया, साबुन फेंक दिया, तो इससे क्या हो रही है, नदियाँ पॉल्यूट हो रही है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमारी हैबिट में रखनी चाहिए कि हमें नदियाँ को गंदा नहीं करना चाहिए। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान जो है लॉन्च किया गया रिवर को बचाने के लिए। ए टोटल ऑफ 215 स्कीम ऑफ पॉल्यूशन जो है गवर्नमेंट आइडेंटिफाई की है, कैसे इसको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। इसमें 69 देख सकते हो स्कीम हैव बीन कंप्लीटेड अंडर द एनआरसीपी। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। अब फैक्ट्री वाले लोग जो हैं वो बहुत सारे रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो ओबियस है वो बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। अ मिलियन लीटर ऑफ स्वेज इज टारगेटेड टू बी
इंटरसेप्टेड, डाइवर्टेड एंड ट्रीटेड पर ईयर। तो वही है कि जो आपने देखा पिछले स्लाइड में कि वहाँ पे क्या होते हैं, जो नलियों से मतलब नदियों में कचड़े बहाए जाते हैं, कम से कम उसको जो है फ़िल्टर करके नदियों में बहाए जाए ताकि नदियों का जान बचे। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें से तो पूछो, चैप्टर बहुत आसान है। तो ऐसे ही मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।